CLC। नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड CLC। हम लोगों का एक मिशन है, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इसी मिशन के अंतर्गत मैं भी हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए अपने CLC ग्रुप्स में डेली पोस्ट करता हूं, और उन क्वेश्चंस को मैं पढ़ाता भी हूं इवनिंग में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप ये CLC की बिल्कुल फ्री सर्विसेज है, इस सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। और इस सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम लिखकर, और जिस यूनिवर्सिटी से आप LLB कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी या LLB कर चुके हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लेकर हमें टेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे, आगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। कल मैंने पढ़ाया था सिंपल मोर्टगेज के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सिंपल मोर्टगेज क्या है, उसमें एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिंपल मोर्टगेज के बारे में क्या क्या जानना है। आज हम लोग मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल को पढ़ेंगे। मोर्टगेज TP एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मोर्टगेज मतलब लोन लेना। हर कोई इससे कनेक्टेड है, हर किसी को बिजनेस के सिलसिले में लोन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स के लिए तो, और वैसे भी लाइफ में भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस में भी। अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंकिंग लोन, सिंपल मोर्टगेज भी, तो ये सारी चीज़ें ये मोर्टगेज के अंतर्गत कवर होती हैं। सेक्शन 58 TPA में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टगेज सभी को डिफाइन किया गया है। उसमें से आज एक चैप्टर है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, आज का टॉपिक है। ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, व्हेन द मोर्टगेजर, कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि मोर्टगेजर कौन होता है और मोर्टगेजी कौन होता है। कल वाला वीडियो देख के आप ये सब समझ सकते हैं। जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेता है तो मोर्टगेजर कहलाता है, वो डेटर होता है, और जो लोन देता है वो क्रेडिटर होता है, और उसे प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी जाती है उसके पास। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब गिरवी रखी जाती है तो ट्रांजैक्शन को वी कॉल दैट as mortgage, and the person to whom that immovable property is offered as security for repayment of loan, then the transaction is called as mortgage. So there are different modes, there are different methodology, there are different practices of the mortgage. So mortgage by conditional sale, देखिए शुरू से ही हर उधार देने वाला बंदा, हर लोन देने वाला बंदा, उसका अपर हैंड होता है। लोन लेने वाला बंदा लोन लेते वक्त वो बहुत ही नीड में होता है, और उसका उतना अपर हैंड नहीं होता जितना लोन देने वाले का होता। तो सिंस टाइम इमेमोरियल ऐसा चलता रहा है कि क्रेडिटर ने डेटर का एक्सप्लॉइटेशन किया है ब्याज दर ब्याज। तो ये जो उसी सिलसिले में ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंटरेस्ट लेना, लोन देकर और लोन पे इंटरेस्ट वसूलना, दिस इज अगेंस्ट इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इसलिए ये एक मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का एक सिस्टम इवॉल्व हुआ।
इस्लामिक पीरियड में ये बहुत कॉमन था और इसको हम लोग बाई बिल वफ़ा के नाम से जानते हैं, जो इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा गया था। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 175 कि व्हाट इज बाई बिल वफ़ा। तो बाई बिल वफ़ा इज ए टाइप ऑफ मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल। देखिए इसमें कंडीशनल सेल तो है, लेकिन कंडीशन के अंतर्गत सेल का जो डिफिनीशन दिया हुआ सेक्शन 54 TPM में, सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये सारा तो सेलेक्ट ऐसे नो, सारा नहीं सेलेक्ट हो रहा। ये हाथ से देखिए, ये जो मैं इसे हाइलाइटर से ये कर देता हूँ, ऐसे ऐसे इंक चला कर। सेल इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड, ये सेक्शन 54 का था। तो सेल जो है दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मोर्गेज इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो आपको माइंड में ये हमेशा याद रखना है कि सेल इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो सेल भी कंडीशनल हो सकती। तो ये मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल में सेल तो होता है, लेकिन वो हकीकत में सेल नहीं होता। हमें सिर्फ ये लाइन जरूर समझना है कि मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं कंडीशनल सेल लिखा हुआ है सेक्शन में, तो सेल तो होती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो दिखावे की सेल होती है। और चूंकि वो दिखावे की सेल होती है तो वर्ड यूज किया हुआ, देखिए कर्सर मेरा घूम रहा, ऑस्टेंसिबली। तो इस ऑस्टेंसिबली वर्ड का मतलब होता है जस्ट दिखावे के लिए, हकीकत में वो सेल नहीं होता। उसमें कंडीशन ये लगाई गई होती है कि अगर मोर्गेज मनी कल वाले वीडियो में देखिएगा, प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट दैट बोथ टुगेदर इज नॉन एज मोर्गेज्ड मनी। तो मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल में सेल तो होता है, लेकिन दिखावे के लिए होता है। उसमें ये कंडीशन लगी होती है कि अगर डेटर ने, अगर मोर्गेजर ने पेमेंट नहीं किया तो ये जो कंडीशनल सेल है, ये जो ऑस्टेंसिबल सेल है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और यही लिखा हुआ है, डेट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। तो ये पहला कंडीशन कि अगर पेमेंट नहीं हुआ मोर्गेज मनी का, तो ये जो दिखावे वाली सेल है वो परमानेंट पक्की हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, पहली बात। अब दूसरी बात कि अगर पेमेंट हो गया मोर्गेज मनी का, तब क्या होगा, तो ऑन कंडीशन डेट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वाइड। इसको भी हाईलाइट कर दो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दो कंडीशन है, पेमेंट हो गया मोर्गेज मनी का तो सेल वाइड, और पेमेंट नहीं, सॉरी मैं स्लिप ऑफ माइंड, अगर मोर्गेज मनी का पेमेंट हो गया तो सेल वाइड, और पेमेंट नहीं हुआ तो सेल एब्सोल्यूट। तो ये सिर्फ दो चीज़ें आपको समझनी है। और अगर पेमेंट हो गया तो सेल वाइड हो गया, और सेल वाइड तो हो गया, लेकिन जो दिखावे वाली सेल हुई है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और इसीलिए लिखा है कि ऑन बीइंग बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। तो पेमेंट हो गया तो जो बायर है वो सेलर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, और इस ट्रांजैक्शन को, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल। इसको भी हाईलाइट कर दो ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो इसमें बस हम लोगों को इतना ही समझना है कि मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल ये सेल की तरह दिखता है, लेकिन हकीकत में सेल नहीं होता। अब होता क्या है रियल लाइफ में, देखिए लॉ कॉमन सेंस से
बाहर नहीं है, आप अगर शांति से सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लॉ को कभी भी रट्टा ना मारें, इसके कंसेप्ट, इसके लॉजिक को समझने का कोशिश करें। अगर इसके कंसेप्ट और इसके लॉजिक को एक बार समझ गया तो रट्टा मारने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई एरर का चांस नहीं होगा और हर एग्ज़ाम 100% गारंटी से आपका क्लियर होगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, लाइफ लॉन्ग मेमोराइज्ड हो जाएगा। तो पहली बात इसमें कि दिखावे की सेल होती है। दिखावे किस लिए कि भाई मोर्टगेजर ने जो है उस पर थोड़ी तलवार लटकती रहे कि डिफ़ॉल्ट ना करे, लोन लिया है उसका पेमेंट कर दे टाइमली। अगर नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये जो दिखावे वाली सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। और अगर मोर्टगेजर जेंटलमैन है, वो पेमेंट कर देता है, तो ये दिखावे वाली सेल वाइड होगी और बायर जो दिखावे की सेल के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया था, तो वो जो बायर जो है वो प्रॉपर्टी फिर से मोर्टगेजर को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें हम लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है, देखिए कल के भी वीडियो में थोड़ा इंग्रेडिएंट हमने बताया था, कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, टाइम नहीं था। ये इंग्रेडिएंट में जो मेन चीज़ है, आपको इस क्वेश्चन से मोर्टगेज बाई कंडीशनल सेल में आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता, छोटा क्वेश्चन भी हो सकता, बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता, फुल लेंथ क्वेश्चन भी हो सकता। आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए पिछले ईयर्स का, मेंस के क्वेश्चंस का, पीटी के क्वेश्चंस का, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह के ऐसे ऐसे छोटे बड़े हर मोर्टगेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जहाँ भी जिस किसी एग्ज़ाम में टीपी एक्ट का पेपर है, मोर्टगेज से अक्सर क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। आप तैयारी इस तरीके से करें कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और थोड़ा मुझे भी सहयोग करें, वीडियो को सुनें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और इनपुट्स चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन करके, मैसेज करके भी मुझे बताएं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आइए बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। तो पहला ऑस्टेंसिबल सेल, दिखावे की सेल, इसे हम सबसे टॉप पे रखेंगे। दूसरी बात, 2 कंडीशन है वो आप जान गए कि अगर नन पेमेंट हुआ तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा और पेमेंट हो गया तो सेल वाइड हो जाएगा। तो और क्या समझना है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द कंडीशन मस्ट बी मेंशन्ड इन द सेम डॉक्यूमेंट। एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों होना चाहिए, और ये बात लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो। ये देखिए, तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपने ये सारा तो पढ़ लिया, अब कितना, किस कदर और कितना आपने बढ़िया से पढ़ा है और कितना समझते हुए पढ़ा है आपने, ये ऊपर वाली लाइन है। ये जो लाइनें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अधिकतर सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बच्चे लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं फ्रेशर्स होने के कारण। और जो भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन फ्रेम करता है या जब आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको स्कैन करने के लिए आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो इन्हीं सारे पोर्शन से क्वेश्चन छांटे जाते हैं। और ये आपके लिए, आप देखिए कितनी आसानी से समझते हैं कि देखिए एक ट्रांजैक्शन है, और एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों बातें, ये कंडीशन लिखी हुई होनी चाहिए। अगर एक ही ट्रांजैक्शन मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए। अगर 2 डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे तो फिर वो मोर्टगेज नहीं होगा, वो होगा कंडीशनल सेल विथ ऑप्शन टू रीपरचेज। तो देखिए, कंडीशनल सेल हो सकता है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची, एक क्लॉज मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल आपसे 100 रुपीज लिया, हमारे आपके बीच में तय हुआ कि मैं आपको अगर 150 रुपीज 5 साल में दूंगा तो आप ये मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर देंगे, और मैं अगर 5 साल के अंतर्गत आपको 150 रुपीज़ नहीं दे पाया तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है, ये दिस इज मोर्टगेज बाई कंडीशनल सेल।
अब इसी उदाहरण को दूसरे लेते हैं। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको 100 रुपये में बेची। अगर 5 साल के अंतर्गत मैंने आपको 150 रुपया दिया तो आप ये प्रॉपर्टी मुझे रीट्रांसफर कर दें। तो दिस इज कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और वो कंडीशन है कि अगर मैं 150 रुपये आपको देता हूं तो दोनों में डिफरेंस है। मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल एंड कंडीशनल सेल विथ ऑप्शन ऑफ रीपर्चेज। तो देखिए इन दोनों के ऑप्शंस भी मैंने लिखा है कि ये दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल में लोन का ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, पैसे के उधार। तो जब भी लोन होगा तो एक लोन देने वाला होगा, एक लोन लेने वाला होगा। तो देयरफॉर देयर हैज टू एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ creditor and debtor. Unless there is relationship of creditor and debtor, there can be no mortgage by conditional sale. ये पहली बात। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे कंडीशनल सेल विथ ऑप्शन ऑफ रीपर्चेज, यहाँ पे जो मैंने पहले से लिखा है कंडीशनल सेल विथ ऑप्शन ऑफ रीपर्चेज। तो इसमें क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप नहीं होता। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया, मोर्गेज इज ऑलवेज लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर। मोर्गेज इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ द फुल इंटरेस्ट। और मोर्गेज जो है ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट to the extent of serving security for the money advance. This is mortgage. And sale is transfer of right of ownership for consideration, either paid or promised, or part paid or part promised. अगर आप सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो ये दोनों में जो अंतर है, ये दोनों अंतर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये सामने आपको दिख रहा होगा। और इसमें हम लोग और देखिए डीड में जो मोर्गेज 100 रुपीज़ से ऊपर का कोई भी लोन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही है, तो उस लोन को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। इक्विटेबल मोर्गेज जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दूसरा प्रोविज़न है, वो इक्विटेबल मोर्गेज के समय बात करेंगे। तो जो मोर्गेज डीड रजिस्टर्ड, तो स्वाभाविक है कि डीड रजिस्टर्ड कराने के लिए देयर हैज़ टू बी ए डॉक्यूमेंट इनटू द राइटिंग, देन ओनली दैट कुड बी रजिस्टर्ड। तो अब ये जो आपका ये 2-3-4 लाइनों का छोटा सा इनपुट है मोर्गेज बाई कंडीशनल सेल। इसमें ऑस्टेंसिबल सेल होता, दिखावे का सेल होता। वो दिखावा इसलिए कि भैया मोर्गेजर पे थोड़ा प्रेशर है कि वो अपना पेमेंट कर दे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो सेल एब्सलूट, दिखावे वाली सेल एब्सलूट हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। और अगर उसने पेमेंट कर दिया तो जो दिखावे वाली सेल है वो वाइड हो जाएगी, और बायर को मतलब मोर्गेजी को फिर से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मोर्गेजर को। एक इसमें केस लॉ भी है, तुलसी वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट 3359। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर एग्ज़ाम में साइटेशन लिखें या ना लिखें। देखिए ये आज के दौर में सही सलाह मिलना भी किस्मत की बात होती। मैं आपसे पूछता हूँ, ये केस लॉ का साइटेशन मुझे 27 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे तो आज तक याद नहीं हुआ। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन केस लॉ के साइटेशन को याद करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल जॉब है। वो कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो आपसे एग्ज़ाम में साइटेशन की डिमांड करता है, अगर कोई डिमांड करता है तो। मैं व्यक्तिगत
तौर पे अपने व्यक्तिगत विचार से, मेरा इरादा किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपने व्यक्तिगत, हो सकता है मैं गलत हूँ, व्यक्तिगत विचारों के मुताबिक अगर कोई एक एग्जामिनर किसी स्टूडेंट से उम्मीद करता है कि केस लॉ का वो साइटेशन भी लिखे, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। आप केस लॉ के इनपुट्स क्या हैं, क्या फैसला हुआ, लीगल प्रोविजंस क्या है, इन सबों में तो आप केस लॉ के साइटेशन में अपना टाइम ना बर्बाद करें। केस लॉ का नाम बेशक आप याद रखें और क्या फैसला हुआ, क्या लीगल प्रोविजंस बने, तो वो सारे। तो देखिए इस केस में एक ही ट्रांजैक्शन था और उस ट्रांजैक्शन में राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज मतलब जो लोन लिया वो पैसा देके अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने का अधिकार दिया गया था मॉर्गेजर को। तो रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में देखिए अमूमन आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप परचेजर हैं तो स्टैम्प ड्यूटी आप ही को पे करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में स्टैम्प ड्यूटी मॉर्गेजर ने पे किया था। तो ये एक अलग सी बात नहीं, मॉर्गेजर उसी केस में स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा जहां पे मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल है। जब अदालत में कोई मसला पहुंचता है तो पार्टी कितना सच बोलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अदालती कार्रवाई जो है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये सभी कुछ रीजनिंग पे है, आपका इंटेंशन। अब आपका इरादा क्या है वो आपके चेहरे को देख के या आपका सीटी स्कैन करा के नहीं पता लग सकता, लेकिन आपके व्यवहार को, आपके कंडक्ट को, आपके एक्शन और रिएक्शन को देखते हुए आपके इरादे का कुछ न कुछ अनुमान लगाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा कि भैया बाकी अगर ये सेल होता तो इसमें जो परचेजर है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करता, लेकिन कहानी तो यहाँ पे उल्टी है। यहाँ पे तो जो सेलर है, जो मॉर्गेजर है, उसने स्टैम्प ड्यूटी पे करी। तो इन हालातों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंडीशनल सेल विथ ऑप्शन ऑफ रीपरचेज नहीं है, दिस इज मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आज हम लोगों के ग्रुप में। आप में से कुछ बच्चों के सही भी जवाब आए, कुछ बच्चों के गलत भी आए। तो देखिए मैं आज का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच इज टाइटल्ड एज सेल डीड, उस पर सेल डीड लिख दिया गया लोन देने वाले की सिक्योरिटी के लिए, but the stamp duty is provided by the seller. Consideration is also much below the market value of property, or there is a clause into the sale deed that on payment of certain sum of money the buyer shall transfer the property back to the seller. The transaction is, तो ये transaction is, इसमें जो ऑप्शन है this transaction is mortgage by conditional sale. दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं डी को यहां पे टिक कर दूं। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये अभी मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस में करके लिख दीजिए। सेक्शन के बारे में लिखिए कि सेक्शन 58C, और थोड़ा सा एक दो लाइन आप मॉर्गेज का रेफरेंस दे दीजिए। अब एग्जामिनर को इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में मॉर्गेज का थोड़ा सा कि व्हेन इमूवेबल पार्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन द ट्रांजैक्शन इज नॉन एज मॉर्गेज। अब ये सारा कंटेंट उतना अच्छा नहीं होगा। द पर्सन हु ऑफर्स हिज प्रॉपर्टी इज नॉन एज मॉर्गेजर एंड टू होम इट इज ऑफर्ड दैट इज नॉन एज मॉर्गेजी। तो इसे कहने की बजाय आप इन जनरल अपना आंसर करने की बजाय आप डायरेक्ट एक इंट्रो आपने दिया मॉर्गेज का और डायरेक्ट आप आ गए मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल पर। मॉर्गेज बाई कंडीशनल, चूंकि क्वेश्चन पूछा गया मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल का, तो आप
जनरल मोर्टगेज के बारे में, मोर्टगेज के डिफिनीशन में आपसे मोर्टगेज का डिफिनीशन नहीं पूछा जा रहा है। एक लाइन जस्ट बिगिनिंग के लिए एक फॉर्मल इंट्रो पैरा में आप वो दे दें कि मोर्टगेज क्या होता है। और वैसे अब हु रिटेन्स द पोजीशन ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी एंड व्हाई, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखिए मोर्टगेज बाई कंडीशनल सेल, और 5 नंबर के क्वेश्चन में हु रिटेन्स द पोजीशन ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी। तो भैया जी इसमें सीधा सा बात है, ये दिखावे की सेल है, असली वाली सेल नहीं है। तो दिखावे की सेल है तो मोर्टगेजर के पास ही पोजीशन रहता है, और इसी का व्हाई। तो इसको लिखिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, और तो ये आपका प्रॉपर और बेहतर आंसर होगा। ये मेरा यूट्यूब का दूसरा वीडियो है। बहुत सारे बच्चे लोगों का डिमांड आते रहता था कि सर यूट्यूब पे भी आइए, और बहुत थोड़ा हम लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो चलिए अब यूट्यूब पे आ गए। अब मैं तो बहुत पुराने ज़माने से हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था कंप्यूटर में। अब धीरे धीरे अगर आप लोग भी यूट्यूब वगैरह, तो ज़रूर स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर मुझे टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट नीचे में कर दें, या मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7। आपका भविष्य बने, आप कामयाब हों, और हम लोगों का ये छोटा सा मिशन, एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज, एक नागरिक होने के नाते देश की तरक्की में मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे यूज़फ्रैक्चुअरी मोर्टगेज। तो सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।